हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है आपके प्यार में भाग दो। सरगम डांस एकेडमी पर फर्स्ट फ्लोर में सरगम किचन में थी और ग्रोसरी का सारा सामान सेट कर रही थी। तभी किचन शेल्फ पर रखा हुआ उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन की तरफ देखा तो उस पर अंबिका नाम लिखा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव किया। सामने से अंबिका की आवाज़ आई। मैं तुझे 3 बार कॉल कर चुकी हूँ सरगम, तूने एक बार भी मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। कहाँ बिजी है तू? धड़कन ठीक तो है ना? अंबिका की बात सुनकर सरगम मुस्कुराई और बोली, सब ठीक है। मैं शॉपिंग मार्ट गई थी, बस इसीलिए तेरा फ़ोन नहीं उठा पाई। एक घन चक्कर ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। अंबिका हंसी और बोली, घन चक्कर? कौन सा घन चक्कर? ऐसा भी क्या हुआ उस शॉपिंग मार्ट में? सरगम एक गहरी सांस लेकर बोली, पूछ मत। एक अमीर रायजादा जो अपने आप को न जाने कहाँ का बादशाह समझता था। तुझे पता है, उसने मेरी ट्रॉली को अपनी ट्रॉली समझकर उसका पेमेंट भी किया और उसे अपनी गाड़ी में भी लेकर जाने लगा। अरे चलो, ट्रॉली में सामान हो तो समझ में आता है, लेकिन इंसान को गलतफहमी हो गई। उसमें धड़कन थी यार। क्या उसे धड़कन दिखाई नहीं दी? उसकी बात सुनकर अंबिका हंसते हुए बोली, शायद उस अमीरजादे की आंखों पर तेरे प्यार की पट्टी बंधी होगी। सरगम मुंह बनाते हुए बोली, बस बस रहने दे। मुझे नहीं बांधनी किसी अमीरजादे की आंखों पर प्यार की पट्टी। ये अमीरजादे जो होते हैं ना, वो सिर्फ पैसों के अमीर होते हैं, दिल के उतने ही कंगाल होते हैं। इसीलिए तो मैं इन अमीरों से दूर रहती हूँ अंबिका। उसकी बात सुनकर अंबिका के चेहरे पर मायूसी छलक उठी और उसने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबा लिया, जैसे उसके मन में कोई गिल्ट आ गई हो। सरगम एक बार फिर से बोली, ये अमीर जो होते हैं ना, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ हर चीजें दिखावे की होती हैं, हमारे जज्बात भी और हमारे आंसू भी। इसीलिए तो मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही असूल बनाया हुआ है कि बेशक से किसी कंगाल से शादी कर लूंगी, लेकिन किसी अमीर से बिल्कुल भी नहीं। ना ही अमीरों से दोस्ती करनी है मुझे और ना ही प्यार। उसकी बात सुनकर अब अंबिका का चेहरा और भी ज्यादा उतर गया था। तभी उसे पीछे से दरवाजा न खोलने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत चेहरा पीछे की तरफ घुमाया, जहाँ एक सर्वेंट खड़ी थी। वो अंबिका की तरफ देखते हुए बोली, नीचे आपको मालिक बुला रहे हैं। उसकी बात सुनकर ही अंबिका ने जल्दी से अपने फोन के माइक पर हाथ रख दिया था। वहीं सरगम ने जब फोन पर उस सर्वेंट की आवाज सुनी तो वो तुरंत बोली, मालिक? कौन सा मालिक? तू कहाँ है अंबिका? अंबिका ने उस सर्वेंट को जल्दी से जाने का इशारा किया और फोन पर बोली, वो मैं मंदिर आई हुई थी और मुझे एक बूढ़ी औरत ने बताया कि अंदर अंदर दर्शन हो रहे हैं। वो बोल रही है कि सबका मालिक एक। सरगम झट से बोली, इस वक्त मंदिर? रात के 9 बज रहे हैं अंबिका। तू 9 बजे तक मंदिर में क्या कर रही है? अंबिका जल्दी से बोली, वो मेरा मन हुआ। अच्छा ठीक है, मैं दर्शन करके घर जाती हूँ। तू तू जा अपना काम कर। और हाँ, अमीर इतने भी बुरे नहीं होते हैं यार। जरा आंखें खोलकर देख तो सही। हर अमीर इंसान बुरा नहीं होता। ये बोलकर उसने जल्दी से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। सरगम अपने फोन की तरफ देखती रह गई। वो हल्का सा मुंह बनाकर बोली, हर अमीर इंसान एक सा ही होता है अंबिका, चेहरे का सुंदर, दिल का काला। ये बोलकर उसने अपना फोन साइड में रखा और अपना काम करने लगी। वहीं अंबिका सीढ़ियां उतरते हुए जल्दी से नीचे आई, जहां सामने ही स्वर खड़ा था जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। अंबिका जल्दी से आकर उसके सीने से लग गई। स्वर ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा तो अंबिका थोड़ा पीछे हुई और स्वर फोन पर बात करते हुए ही बाहर की तरफ चला गया। वहीं एक आदमी संजय खड़ा था जो स्वर के छोटे छोटे काम करता था। उसके हाथों में एक बहुत बड़ा बैग था जिसमें अंबिका के लिए चॉकलेट्स और बाकी सब चीजें थी। अंबिका संजय की तरफ देखते हुए बोली, क्या भाई ये सारी चॉकलेट्स खुद से लेकर आए हैं? संजय ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोला, नहीं, ये सब मैं लेकर आया हूँ। अंबिका ने मुंह बनाया
तभी स्वर अपना फोन डिस्कनेक्ट करते हुए अंदर की तरफ आया और अंबिका की तरफ देखकर बोला, ये रही तुम्हारे लिए सारी चॉकलेट्स, तुम्हें जो पसंद आए तुम खा लेना। ये बोलकर वो अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी अंबिका झट से बोली, लेकिन ये सारी चॉकलेट्स आप नहीं लेकर आए ना भाई, ये आपने किसी से मंगवाई है ना। उसकी बात सुनकर स्वर ने एक गहरी सांस ली और पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूँ अंबिका, मैं तुम्हारे लिए खुद से चॉकलेट लेने गया था, लेकिन वहाँ एक बदतमीज लड़की ने मेरा सारा दिमाग खराब कर दिया। यू नो व्हाट, जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते ना, उन लोगों के पास अकल भी नहीं होती। चार पैसे क्या आ गए शॉपिंग मार्ट में, शॉपिंग करने लायक क्या हो गए, खुद को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं ऐसे इंसान। आई जस्ट हेट देम। ये बोलकर अंबिका की कोई बात सुने बिना ही सुर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ चला गया। तभी वहां पर मिसेस चौहान आई, जो कि स्वर की दादी थी। वो अंबिका की तरफ देखते हुए बोली, क्या स्वर वापस आ गया? अंबिका मुंह बनाकर बोली, वापस भी आ गए और अपने रूम में भी चले गए। मिसेस चौहान जल्दी से बोली, आज तो इसकी खबर मैं लेती हूँ। मैंने इसके लिए स्पेशली पूजा रखवाई, लेकिन ये पूजा में नहीं आया। ये बोलकर जैसे ही वो स्वर के पीछे जाने लगी, अंबिका ने जल्दी से उनका हाथ पकड़कर रोका और बोली, अभी उनके रूम में मत जाइए दादी माँ, वरना करंट लग जाएगा आपको। मिसेस चौहान ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अंबिका झट से बोली, बिजली का पूरा स्टॉक लेकर घूम रहा है आज भाई, कहे ऐसा ना हो एक ही करंट में आपका काम तमाम हो जाए, जरा बचकर रहिए। ये बोलकर वो भी अपने रूम में चली गई। मिसेस चौहान ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोली, पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। एक ही चीज तो मांग रही हूँ उससे कि शादी कर ले और मुझे पोता दे दे। उसके बाद इसे जो करना है करता रहे। इसके बच्चों के साथ खेलने की ख्वाहिश है मेरी, लेकिन ये है कि मेरी कोई ख्वाहिश पूरी करने के मूड में नहीं है। वही स्वर जो अपने कमरे में आ चुका था, वो अपनी शर्ट उतार कर साइड में फेंकने के बाद बालकनी की तरफ आया। उसने वहां जाकर सिगरेट जलाई और उसके कश भरने लगा। तभी उसके फ़ोन पर नितेश का कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया तो सामने से नितेश की आवाज़ आई, बॉस, मैंने उस लड़की के बारे में काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। उसका नाम सरगम है, सरगम डांस एकेडमी चलाती है। उसकी बात सुनते ही सर कुछ सोचने लगा। वो जल्दी से बोला, क्या ये वह एकेडमी है जहाँ पर अंबिका जाती है? नितेश तुरंत से बोला, नहीं, ये वो एकेडमी नहीं है, और सरगम डांस एकेडमी के ग्राउंड फ्लोर पर डांस एकेडमी है और फर्स्ट फ्लोर पर एक 2 BHK का फ्लैट है। उसके पास एक छोटी सी बच्ची भी है, शायद वो तलाकशुदा है या फिर उसका पति इस दुनिया में नहीं है। स्वर तुरंत बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता गरीबों पर दया करना, मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। तुम बाकी की इंफॉर्मेशन पता लगाओ और मुझे कॉल करो। ये बोलकर स्वर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने सरगम का चेहरा घूम गया और वो चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, सरगम डांस एकेडमी। ये बोलकर उसने अपने हाथ में जलती हुई सिगरेट को नीचे जमीन पर फेंका और फिर उसे अपने जूते से मसल दिया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि उसके दिमाग में कुछ तो खतरनाक चल रहा है। वहीं रात का वक्त तकरीबन 11 बजे धड़कन जोरों से रोई जा रही थी और सरगम उसे चुप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धड़कन चुप नहीं हो रही थी। सरगम ने चेक कर लिया था उसे बुखार तो नहीं था, तो फिर धड़कन का यूं रोना उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने धड़कन को चुप करवाने की हर कोशिश कर ली थी, उसे अपने सीने से भी लगा लिया था, उसे दूध भी पिलाने की कोशिश की जो धड़कन पीने से मना कर रही थी। सरगम ने उसे बेड पर बिठाया और प्राइज देते हुए बोली, आखिर बात क्या है धड़कन, आप क्यों रोई जा रही हैं? इतना बता दीजिए ना। अभी वो बोल ही रही थी कि धड़कन उन सभी खिलौनों को
एक तरफ करते हुए बेड के किनारे पर जाने लगी, जहाँ पर साइड टेबल था और वहाँ काफी सारा सामान रखा हुआ था। धड़कन अपने नन्हे नन्हे घुटनों के बल चलते हुए साइड टेबल के पास गई और अचानक ही नीचे बेड से गिरने लगी। सरगम ने जल्दी से उसे संभाला और बोली, क्या कर रही हैं आप धड़कन? मुझे बताइए ना, आपको क्या लेना है? ये बोलकर उसने साइड टेबल की तरफ देखा, जहाँ पर चॉकलेट का एक पैकेट रखा हुआ था। उस पैकेट को देखकर सरगम ने जल्दी से उसे उठाया और धड़कन की तरफ बढ़ाते हुए बोली, क्या आपको ये चाहिए? धड़कन ने जल्दी से वो चॉकलेट का पैकेट लिया और उसे रैपर के समेत अपने मुंह में डालने लगी। उसके दांत बस दो ही थे। वो उस चॉकलेट को चबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चबाने के चक्कर में उसने वो पूरी चॉकलेट का रैपर गीला कर दिया था। सरगम ने जल्दी से वो चॉकलेट का पैकेट उससे लिया और बोली, मुझे नहीं पता था कि आप चॉकलेट की इतनी बड़ी दीवानी निकलेंगी। ये बोलकर उसने उस पैकेट को खोला और उसमें से थोड़ी सी चॉकलेट निकाल कर धड़कन को खिलाई, तो धड़कन बड़ी शौक से उस चॉकलेट को चटकारे से लेकर खाने लगी। उसे यूं देखकर सरगम के चेहरे पर हंसी तैर गई। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने स्वर का चेहरा घूम गया, क्योंकि ये चॉकलेट उसकी नहीं थी। ये चॉकलेट स्वर ने उस ट्रॉली में डाली थी जिसे सरगम निकालना भूल गई थी और अपने साथ ले आई। उसे तो चॉकलेट पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने उस चॉकलेट को निकालकर साइड में रख दिया ताकि किसी बच्चे को दे देगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी खुद की धड़कन ये चॉकलेट इतनी शौक से खाएगी। उसने अब धड़कन के माथे पर अपने होठ रखे और बोली, यू आर सो स्वीट धड़कन, आप ना सच में सरगम की जान हैं। ये बोलकर अब वो उसके साथ कडलिंग करने लगी। कब वो धड़कन के साथ खेलते खेलते वहीं यूं ही सो गई, उसे पता ही नहीं चला। और अब सुबह का वक्त तकरीबन 9 बजे सरगम धड़कन को अपने साथ लिए अपनी एकेडमी में आई और उसने पालने में धड़कन को लिटा दिया। अभी बस 9:30 बजे उसकी डांस क्लासेस शुरू होने वाली थी। पहला बैच 9:30 बजे से शुरू हो जाता था, तो वो 9 बजे के आसपास एकेडमी में पहुंच जाती थी। तभी एकेडमी के दरवाजे से होते हुए 4-5 आदमी अंदर की तरफ आए। उन्हें देखते हुए धड़कन हैरान रह गई। वो छट से बोली, आप लोग कौन? सामने खड़े आदमी थोड़ा सा साइड हुए और अब बाहर की तरफ से एक शख्स अंदर आया जिसने रेड कलर का बिजनेस सूट, जिसमें शर्ट व्हाइट कलर की थी, और उस शख्स ने अपनी आंखों पर गगल्स लगाए हुए थे। सरगम खुद से स्वर की तरफ देख रही थी, जो अपनी आंखों पर गगल्स लगाए बिल्कुल सरगम के सामने ही खड़ा था। सरगम उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो तुम? उसकी बात सुनते हुए स्वर तिरछा मुस्कुराया और अगले ही पल भारी भारी कदमों के साथ सरगम के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ। उसने एक नजर उस पूरी डांस एकेडमी की तरफ घुमाई और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी डांस एकेडमी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। सरगम की आंखें बड़ी हो गई। अगले ही पल सुर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, बेइंतहा खूबसूरत। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सरगम को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। वो झट से बोली, यहाँ पर आप मेरी तारीफ करने तो आए नहीं होंगे मिस्टर स्वर चौहान, बताइए मुझे आप यहाँ क्यों आए हैं? स्वर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम एक बात तो बहुत अच्छी तरह से साबित करती हो, ब्यूटी विथ ब्रेन का कोई मुकाबला नहीं। जिस तरह से बिना मेरे कुछ कहे ही तुम मेरी बात समझ रही हो, आई लाइक इट। उसकी बात सुनकर सरगम गुस्से से बोली, फालतू का ये स्टाइल मारना छोड़िए मिस्टर स्वर चौहान, और मुझे बताइए कि आप यहाँ पर आए क्यों हैं? क्या चाहते हैं आप? स्वर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सरगम डांस एकेडमी। सरगम के होश उड़ गए। क्या स्वर उसकी डांस एकेडमी चाहता है? ये सोचते ही वो गुस्से से तिलमिला उठी और बोली, खबरदार, अगर आपने ऐसा सोचा भी तो ये डांस एकेडमी मेरी है, किसी के बाप की नहीं जिसे आप अपने बना लेंगे। स्वर मुस्कुराया और बोला, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन देखो मेरे बिना कहे ही तुम इतना कुछ समझ गई।
अब तुम्हारी तारीफ ना करूं तो और क्या करूं, मिस सरगम या फिर मिसेस सरगम, क्या कहकर बुलाऊं तुम्हें? उसके सवाल पर अब सरगम की भौहें तन गई थी। अगले ही पल अब स्वर की नजरें सामने पालने की तरफ थी, जहां पर धड़कन आराम से लेटी हुई खेल रही थी। वो सोई नहीं हुई थी, इसीलिए उसके खेलने की आवाज थोड़ी थोड़ी स्वर को आ रही थी। स्वर पालने की तरफ बढ़ने लगा तो सरगम उसे रोकते हुए बोली, खबरदार, अगर आप धड़कन की तरफ गए तो मिस्टर स्वर चौहान, ये डांस एकेडमी मेरी है और धड़कन भी मेरी है। उसकी बात सुनते ही स्वर के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसका कहना कि धड़कन मेरी है ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि नॉर्मल तो अगर कोई माँ अपने बच्चों के बारे में कहेगी तो वो कहेगी ये बेटी मेरी है या धड़कन मेरी बेटी है, लेकिन सिर्फ धड़कन मेरी है ये थोड़ा अजीब था। उसके चेहरे की वो तिरछी मुस्कुराहट अब और भी ज्यादा लंबी हो गई और वो सरगम की तरफ देखते हुए बोला, जो चीज मुझे पसंद आती है उन्हें मैं खरीद ही लेता हूँ मिस सरगम, और जो चीज बिकती नहीं उनकी कीमत फिर मैं अपने हिसाब से लगाता हूँ, लेकिन उन्हें खरीद कर तो मैं रहता हूँ। और अब मुझे पसंद आ गई है दो चीजें, एक ये सरगम डांस एकेडमी और दूसरी तुम्हारी ये धड़कन। अगले ही पल उस डांस एकेडमी में सरगम की आवाज जोर से गूंजी, खबरदार मिस्टर स्वर चौहान, अगर आपने मेरी धड़कन की कीमत लगाई तो मैं मुंह तोड़ दूंगी आपका। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। स्वर ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बेहद गहरी आवाज के साथ बोला, अपने मुंह से ही बात निकालना जो पूरी कर पाओ मिस सरगम, क्योंकि स्वर चौहान बातें आसानी से भूलता नहीं और अपने दुश्मनों की तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात सुनकर सरगम हैरान थी, भला उसने स्वर चौहान से कौन सी दुश्मनी मोल ले ली है जो स्वर चौहान अब तक उसके पीछे पड़ गया था। वो जल्दी से उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, देखिए, मुझे आपके साथ ना ही दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट है और ना ही दुश्मनी, क्योंकि मेरे हिसाब से चीज अपनी औकात के हिसाब से की जाती है और आपका स्टैंडर्ड क्या है ये मैं क्या पूरा शहर जानता है। पैसों से आप बेहद अमीर हैं, लेकिन आपका चरित्र कैसा है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं। आए दिन आपके बारे में खबरें पढ़ती भी रहती हूँ और सुनती भी रहती हूँ मिस्टर स्वर चौहान, इसीलिए मेरे सामने जरा तमीज से, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो आपकी बेड पार्टनर बनने की ख्वाहिश रखती है। मैं सरगम हूँ और मेरे सामने भी अपना एटीट्यूड उतना ही दिखाइएगा जितना मैं बर्दाश्त कर सकूं। सर मुस्कुराया और बोला, मेरे एटीट्यूड की बात तो बाद में करेंगे, पहले तो तुम्हारे एटीट्यूड की बात करते हैं। लगता है तुमने सर चौहान को हल्के में ले लिया। खैर, अब तुम्हारी इन गुस्ताखी की सजा तो बनती है। ये बोलते हुए उसने अपनी पॉकेट में अपने हाथ डाले और अगले ही पल पीछे खड़े आदमी को इशारा किया तो वो आदमी तुरंत आगे की तरफ बढ़ गए और दूसरे ही पल उन्होंने सरगम डांस एकेडमी में कोहराम मचाना शुरू कर दिया था। एक एक चीज अपनी जगह से उठाकर नीचे जमीन पर फेंकी जा रही थी। सरगम एकदम हैरान रह गई। वो जल्दी से उन आदमियों की तरफ भागी, लेकिन स्वर ने उसकी कलाई पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया और चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए बोला, शो बीच में नहीं रोकते मिस सरगम। असली मजा तो तब आता है जब शो पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद आप तारीफ करना और बताना कि आपको शो कैसा लगा। सरगम की बात सुनकर उसकी तरफ देखती ही रह गई। तभी उसके कानों में कांच के टूटने की जोरों से आवाज आई। उसने सामने की तरफ देखा जहां वो आदमी तोड़ा फोड़ी कर रहा था। वो डांस एकेडमी सिर्फ डांस एकेडमी नहीं थी, बल्कि उसका ख्वाब था, उसकी जान थी। धड़कन उसे प्यारी थी, बहुत प्यारी थी, लेकिन वो एकेडमी भी उसकी धड़कन से कम नहीं थी। सामने बहुत बड़ा म्यूजिक सिस्टम था जो सरगम ने इंस्टॉलमेंट पर लिया था। अभी तो उसकी इंस्टॉलमेंट भी नहीं गई थी कि उन आदमियों ने वो म्यूजिक सिस्टम उठाया और नीचे जमीन पर पटक दिया। सरगम जोरों से चिल्लाई, मिस्टर स्वर चौहान, ये क्या कर रहे हैं आप? स्वर मुस्कुराया और बोला, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था मिस सरगम कि तुम जुबान किस इंसान से लड़ा रही हो। लेकिन जब स्वर चौहान
सामने वाले की जुबान बंद करता है तो पहले उसकी औकात तोड़ता है, और तुम्हारी औकात तुम्हारे कदमों पर ही बिखर रही है। ये बोलते हुए उसने सामने टूट रहे सामान की तरफ देखा। एक एक कांच का वाश जो सरगम ने अपने हाथों से सजाया था, एक एक वो लाइटिंग जो सरगम ने अपने हाथों से की थी, एक एक फूल जो सरगम ने अपने हाथों से वहां लगाया था, वो सब बिखर कर नीचे जमीन पर गिर रहा था। सरगम की आंखों में आंसू आ गए थे। उसे स्वर से हद से ज्यादा नफरत हो रही थी। भला उसने ऐसा भी क्या कर दिया जो स्वर उसे इतनी बड़ी सजा दे रहा था। वो गुस्से से स्वर की तरफ देखते हुए बोली, मेरा कसूर क्या था? सिर्फ आपके सामने जुबान चलाना। स्वर तिरछा मुस्कुराया और बोला, नहीं, मेरे सामने जुबान चलाना और मुझे आंखें दिखाना, मुझे लोगों की झुकी हुई नजरें पसंद है, मुझ पर उठी हुई आंखें नहीं। अब तुम्हें अपनी औकात याद रहेगी और मेरा ऑफर भी। मुझे एक चीज चाहिए, क्या दोगी? ये डिसाइड तुम खुद करो। ये सरगम एकेडमी। ये बोलते हुए उसने उस एकेडमी की तरफ देखा और फिर धड़कन की तरफ देखते हुए बोला, या फिर धड़कन। उसकी बात सुनकर अब सरगम अपना कंट्रोल खो बैठी और अगले ही पल उसने अपना हाथ स्वर के गाल पर थप्पड़ झाड़ने के लिए उठा दिया। लेकिन अगले ही पल स्वर ने उसकी कलाई बीच में ही रोकी और बोला, एक गलती का हर्जाना अभी तक तुमने भरा नहीं और दूसरी गलती करने चली। पहले एक की सजा तो भुगत लो। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट आ गई। सरगम गुस्से से बोली, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं मिस्टर स्वर चौहान। सरगम की धमकी पर स्वर मुस्कुराया और बोला, मुझे छोड़ना तो दूर की बात, मुझे छूना तुम्हारी औकात में नहीं है। ये बोलकर उसने जोर से सरगम का हाथ झटका और अगले ही पल वहां से बाहर की तरफ चला गया। उसके जाते ही उसके आदमी भी वहां से निकल गए और अब वहां पर सरगम और धड़कन रह गए। धड़कन जोरों से रोई जा रही थी। वो कांच के टूटने की आवाज सुनकर वो बहुत ज्यादा डर गई थी। सरगम का ख्वाब उसकी आंखों के सामने चकनाचूर होकर बिखर चुका था और उसके पास आंसुओं के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और जल्दी से धड़कन की तरफ भाग गई। नीचे कांच टूटा हुआ था और सरगम डांस एकेडमी में चप्पल नहीं पहनती थी, तो वो कांच जोरों से उसके पैर पर लगा। लेकिन सरगम ने आह तक नहीं भरी और जल्दी से जाकर धड़कन को अपनी गोद में उठा लिया। उसने धड़कन को अपने सीने से लगाया और उसे चुप करते हुए बोली, चुप चुप हो जाओ धड़कन। अगर तुम ही रोने लगोगी तो मुझे हिम्मत कौन देगा? तुम ही तो हो जो मुझे हिम्मत देती हो। अगर तुम मेरी जिंदगी में आकर मुझे उम्मीद नहीं देती तो न जाने कब की खत्म हो चुकी होती। मैं हूं ना, मैं ये सरगम डांस एकेडमी फिर से पहले जैसी कर दूंगी। कुछ कुछ नहीं होगा इस एकेडमी को, ना ही तुम्हें। मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलते हुए उसने धड़कन को अपनी बाहों में और भी ज्यादा कसकर जकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ स्वर अपनी गाड़ी में बैठा था। तभी उसके फोन पर नितेश का कॉल आया। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। सामने से नितेश की आवाज आई, सर आपका शक बिल्कुल सही था। वो धड़कन जो मिस सरगम के पास है वो उनकी अपनी बेटी नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल या फिर लोकल क्लिनिक में भी उसकी प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुंबई क्या, उनकी बाकी की हिस्ट्री भी निकाल ली गई है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी है जो उनकी प्रेगनेंसी को कंफर्म करे। लेकिन एक बात है सर जो थोड़ी अजीब है और शायद आपके काम की भी है। सर तुरंत बोला, ऐसा भी क्या है? सामने से नितेश ने कुछ कहा जिसे सुनकर स्वर की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो शॉक्ड होकर बोला, क्या? सामने से नितेश ने कहा, जी बॉस, आपने बिल्कुल सही सुना। उसकी बात सुनते ही स्वर के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उसे काफी मसालेदार खबर मिली हो। वहीं दूसरी तरफ सरगम ने धड़कन को वापस सुला दिया था। वो इस वक्त गहरी सोच में डूबी हुई थी। वो धड़कन के सीने पर हल्का हल्का थपथपाते हुए बोली, ये जो अमीर जादे होते हैं ना,
ये ऐसे ही होते हैं धड़कन, बिल्कुल पत्थर दिल। एक अमीरजादा पहले मेरी जिंदगी में आया था जो सब कुछ तबाह करके चला गया, और अब एक बार फिर से आया है, पर इसे मैं कुछ भी तबाह नहीं करने दूंगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर इंटेंस एक्सप्रेशन थे। किस तबाही की बात कर रही थी सरगम? क्या स्वर और सरगम के बीच है पास्ट का कोई कनेक्शन, या फिर कोई तीसरा जो उन दोनों से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।